हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम दृष्टि वार्षिकी कवर कर रहे हैं। 6 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे पार्ट 7 जो कि रिलेट करता है वैज्ञानिक परिदृश्य से। ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पेपर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपने जो पोस्टपोन कर रखे थे अपने जो प्रोजेक्ट थे, लाइक मॉक था, पूर्वालोकन या जो भी है, वो आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा यार ये दृष्टि है, ठीक है, इसका जो दूसरा सेगमेंट आएगा वो लगभग नवंबर के आसपास आना चाहिए, 15 से 20 नवंबर के बीच में। और उस टाइम 230 पेज की बुक आपको मतलब 3 से 4 बार रिवाइज करना, उसका सारा फैक्चुअल याद करना इतना आसान काम नहीं होगा कि आप उसे याद कर पाओ। ठीक है। तो अभी जो ये आई है इसको 3 4 बार पलट डालो आराम से, ताकि आगे का जो आपको सिर्फ लगभग 30 या 35 दिन का पढ़ना पड़ेगा करंट, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए ये सेशन। तो पहला टॉपिक है चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिल गई है। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने जो है चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। अब ये मिशन क्या है? तो इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है। तो जो पृथ्वी पर वापस आने में जो टेक्नोलॉजी होगी उसका विकास एवं प्रदर्शन होगा इसमें। साथ ही चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उनका पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के चंद्रमा से नमूने लेकर भारत ये वापस लौटना है पृथ्वी पर, है ना, और उसका विश्लेषण होगा। फिर आगे इसमें क्या है कि चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से उन मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग के लिए आवश्यक है। तो ये चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग कब तक प्रस्तावित है? वर्ष 2040 तक। ये फैक्ट आपने याद रखना। ठीक है। तो चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग 2040 तक प्रस्तावित है। चंद्रयान 4 क्या है? ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा। ठीक है। और इस मिशन को अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अभी मंजूरी मिल गई है, तो अगले 36 महीनों में से पूरा किया जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल बस 1 का विकास किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। यह आपने याद रखना है। अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का जो प्रक्षेपण है 2028 में प्रस्तावित है। वर्ष 2035 तक एक परिचालित यानी ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जितने टारगेट बेस्ड होते हैं ना, इन्हें याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनता है। फिर क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा जो सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। वर्ष 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जो हमने अभी पहले टॉपिक में यहाँ पर देखा था। अगला है वीनस ऑर्बिटर मिशन। नाम से स्पष्ट है, वीनस यानी शुक्र के लिए होगा, तो इसे भी मंजूरी दे दी गई है। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना, शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करना, और शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास और उसके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व किस पे होगा? ये इसरो पर होगा। ठीक है। और ये कब? 2028 में प्रस्तावित है। ये आपने याद रखना है। जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये 2028 में प्रस्तावित है, जिसके लिए 1236 करोड़ रुपए के कोष की मंजूरी दे दी गई है। बाकी शुक्र ग्रह के लिए जो अन्य प्रमुख वैश्विक मिशन है उन्हें देख लेते हैं, जैसे मैरिनर 2। ठीक है। तो मैरिनर 2 ये पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था। ये बैकग्राउंड दे रखा है यहाँ पर। और ये अमेरिकी मिशन 1962 को शुक्र ग्रह के निकट से होकर गुजरा था। दूसरा है मैगलन। ये किसका था? ये नासा का है। ठीक है। शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवियां लेने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था मैगलन, जो कि नासा ने किया था। वीनस एक्सप्रेस। तो वीनस एक्सप्रेस किसका था? ये 2005 को प्रक्षेपित किया पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये आपने याद रखने हैं। फिर है दाविंची। ठीक है। दाविंसी या दाविंची इसको पढ़ते हैं वैसे तो। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2030 में प्रस्तावित है। दाविंची जो है ये नासा छोड़ेगा, ये मिशन मतलब करेगा, और 2030 में ये प्रस्तावित है। ठीक है। फिर है पांचवा वेरिटास। वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, और ये नासा का भविष्य में प्रक्षेपित किया जाने वाला मिशन है। फिर अगला है अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये है क्या? तो इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीतभार क्षमता की तुलना में NGLV, तो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को नाम क्या दिया गया है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। NGLV
कि नीति भार क्षमता 3 गुना होगी। तो अभी हमारे पास जो सबसे भारी है वो LVM-3 है और इससे जो अगला विकास होगा ये NGLV, तो ये LVM-3 से 3 गुना ज़्यादा इसकी नीति भार क्षमता होगी, ठीक है। जबकि इसकी लागत LVM-3 की लागत की तुलना में मात्र 1.5 गुना ही होगी। NGLV एक पुनः प्रयोग यानी रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। NGLV पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन, ये आपने संख्या याद रखनी है, कितना, लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीति भार को स्थापित करने में सक्षम होगा। इस रॉकेट के प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है, हर चरण का नहीं, सिर्फ प्रथम चरण का पुनः प्रयोग किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत ने 10 टन तक वजनी उपग्रहों को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो अभी भारत 10 टन तक LEO में स्थापित कर सकता है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो अधिकतम 30 टन तक हम LEO में स्थापित कर पाएंगे नीति भार, ठीक है। भारत 4 टन तक वजनी उपग्रहों को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष यानी GTO में लॉन्च करने में सक्षम है। LEO में कितना, 10 टन, और जो GTO है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यहाँ पर जहाँ पर संचार उपग्रह होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 टन तक। फिर भारत में अभी जो वर्तमान में कार्यशील है कौन से हैं, एक तो PSLV है, GSLV है, LVM-3 है और ये SSLV है, ठीक। अब आगे क्या है, NGLV आने की बारी है, इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। NGLV के विकासात्मक चरण को 96वां यानी 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टॉपिक है पोलारिस डॉन मिशन। तो नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मिशन को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। SpaceX का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत 4 सदस्यीय नागरिक दल, ठीक है, याद रखना है, 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो 4 मेंबर सिविलियन क्रू था जो भेजा गया है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, उनके नाम आगे दिए हैं। जेरेड इसाकमैन जो कि मिशन कमांडर थे, दूसरे हैं स्कॉट पोटीट, तीसरे साराह गिलिस और चौथे हैं अन्ना मेनन। अब ज्ञातव्य है कि जेरेड इसाकमैन शिफ्ट फॉर पेमेंट्स इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक एवं CEO हैं। तो ये एडिशनल इन्फो है जिस पे हमको कोई भी काम नहीं करना है। आगे देखते हैं। पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की जो निम्नवत है, ठीक है। तो काम की चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। पहली चीज़, इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक, फर्स्ट एवर कॉमर्शियल स्पेस वॉक को पूरा किया गया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि किस मिशन के द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को पूरा किया गया, तो पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत। स्पष्ट है कि गैर पेशेवर यानी नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक थी, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी कितना वृत्ताकार कक्षा और ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, खासकर PCS के लिए। तो इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई, हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर फ्लोन प्राप्त की। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 1408.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सफल रहा। यह दूरी पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की दूरी के 3 गुना से भी अधिक है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन द्वारा प्राप्त उच्चतम ऊंचाई थी। फिर आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में दिए हैं कि पोलारिस डॉन मिशन पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला मिशन था। इस कार्यक्रम का नामकरण पोलारिस नामक एक तारामंडल के नाम पर रखा गया है। यह 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ खास चीज़ें हुई हैं वो देख लेते हैं। इस मिशन के दौरान मिशन विशेषज्ञ साराह गिलिस ने, ठीक है, वायलिन पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, ठीक, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत रेज थीम की धुन भी बजाई और इस गीत को रिकॉर्ड कर SpaceX के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड और मतलब अच्छी चीज़ हुई है, यूनिक चीज़ हुई है, तो आपने याद रखना है। फिर अगला है ISS हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। तो अगस्त 2024 में एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसके अनुसार अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस, ठीक है, एक्सियोम स्पेस ने इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसरो ने किसके साथ किया है, एक अमेरिकी कंपनी है एक्सियोम स्पेस। इस समझौते के तहत एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना है। फिर एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के रूप में प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की है। इसमें कौन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो प्राइम है और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर जो बैकअप के रूप में शामिल हैं। तो इनका नाम याद रखना है। ये जो मिशन है एक्सियोम स्पेस, इसके तहत क्या होगा कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा जिसमें 2 लोग चुने गए हैं,
एक है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री। तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए हैं। अब ये 4 यात्री कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनका नाम याद रखना आपने। फिर अगला है मिशन रूमी। ठीक है, मिशन रूमी 2024। 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार, तो जो पहली चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं, तो याद रखिएगा, पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया पहली बार। इस मिशन को मिशन रूमी नाम दिया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु का एक तटीय गांव है थिरुविंदथाई है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के तहत रूमी 1 नामक एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को एक उपकक्षीय प्रक्षेपथ यानी सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में प्रक्षेपित किया गया। तो इसमें आगे क्या है कि इस मिशन के तहत रूमी 1 रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पिको उपग्रहों को मीन सी लेवल यानी माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया। ठीक है, 3 क्यूब उपग्रह थे और 50 पिको उपग्रह थे। बाकी इसमें आगे क्या है वो देखते हैं। रूमी 1 एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है और ये पूरी तरह से आतिशबाजी और टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रो टॉलुइन से मुक्त है। ठीक है, आतिशबाजी और टीएनटी से मुक्त है रूमी 1। रूमी 1 रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये आप स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा, इसमें जो लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, दोनों जो फ्यूल हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे दक्षता में सुधार और परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलती है। ज्ञातव्य है कि मिशन रूमी को मायल स्वामी अन्नादुराई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था। द मून मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो हैं मायल स्वामी अन्नादुराई, इन्हें क्या कहते हैं? द मून मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मिशन रूमी के मिशन निदेशक, मिशन डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर आनंद मेघालिंगम। ये स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं सीईओ हैं। तो ये जो रूमी है इसके मिशन डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर आनंद मेघालिंगम। ठीक है, उल्लेखनीय है कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया है। तो ये आपने एक और फैक्ट याद रखना है कि रूमी 1 रॉकेट का विकास किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया ने। मार्टिन ग्रुप ना भी याद रहे तो स्पेस जोन इंडिया ने ये विकास किया है रूमी 1 रॉकेट का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इस रॉकेट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत लॉन्च किया गया था। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है आपने। अगला है SSLV D3 EOS-08 मिशन। तो EOS क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी का निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपदा, जलवायु, है ना, तो उससे थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं अगर एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि इसके क्या है। तो SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब ये जितनी उड़ानें हैं हमको पूर्ण नहीं याद रखना है, इसका जो यूज़ है वो हमें याद रखना है। नवीनतम मिशन के तहत SSLV D3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR0 डेमोसैट को भी उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। एक तो आपने देखा इससे क्या गया है, EOS-08 और दूसरा SR0 डेमोसैट। यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो SR डेमोसैट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस रिक्शा, जो कि एक स्टार्टअप है। ठीक है, यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड लेकर भी गया है। इनमें से एक पेलोड लोरा M2M मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया है। और इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्कूल बन गया है। तो पहला है, तो ये यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट याद रखना है, ये एक भू अवलोकन उपग्रह है। आगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका वजन है 175.5 किलोग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं। 3 पेलोड लेकर गया है। ठीक है, 3 पेलोड कौन से? नाम बस याद रखना आपने, EOIR, पूरा ना भी याद रखें तो भी काम चलेगा। EOIR, GNSS-R और SIC UV डोसीमीटर। ठीक है, और इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? एक माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन एवं विकास करना, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, और तीसरा है भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। ठीक है, थोड़ा सा SSLV के बारे में देख लेते हैं। तो यह इसरो का नया प्रक्षेपण यान है और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन।
यह 10 से 500 किलोग्राम भार तक के छोटे सूक्ष्म एवं नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है ये आपने याद रखनी है। और यह 3 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, 3 चरणीय रॉकेट है, ये आपने याद रखना है, जिसके सभी चरण सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज यानी सभी चरण ठोस प्रणोदक युक्त हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने बेसिक में इसके याद रखना है। ठीक है, कि एक तो ये 10 से 500 किलोग्राम भार तक के लिए जा सकता है। ठीक है, और दूसरा 3 चरणीय रॉकेट है और जितने भी चरण हैं ये सारे जो हैं वो ठोस प्रणोदक युक्त हैं। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, पुष्पक, इसरो का पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान। तो इसरो ने अपने पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान का अवतरण परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है और इस परीक्षण का आयोजन वैमानिकी परीक्षण क्षेत्र चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। उल्लेखनीय है कि पंखनुमा यानी विंग्ड प्रक्षेपण यान को पुष्पक नाम दिया गया है। ये आपने याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, तो ये पंखनुमा प्रक्षेपण यान है। नवीनतम मिशन के तहत आरएलवी को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रमोचित किया गया था। आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ पर दिया है आरएलवी-टीडी प्रोग्राम यानी पुनर्प्रयोग प्रक्षेपण यान तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम। इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसरो का आरएलवी-टीडी कार्यक्रम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभियानों की एक श्रृंखला है, जिन्हें एक पूर्णतः पुनर्प्रयोज्य द्विचरणीय कक्षीय यान के विकास की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। आरएलवी-टीडी वास्तव में भारत के प्रस्तावित पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मात्र एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, और आरएलवी-टीडी को एक उड़ान परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम की है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला है पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट। तो ये विश्व का पहला रॉकेट है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एकल 3D मुद्रित इंजन सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से हुआ है प्रक्षेपण? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न हुआ। और किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र का एक स्टार्टअप है, अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो एकल 3D मुद्रित इंजन है, विश्व का प्रथम रॉकेट, इसका प्रक्षेपण हुआ है और किसके द्वारा इसका विकास हुआ है? अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। ज्ञातव्य है कि यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से किया गया है। ठीक है, तो ये इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड से इसका प्रमोशन किया गया है। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है, ये आपने याद रखना है। एक धनुष शायद आर्टिलरी गन भी है और दूसरा अगर अंतरिक्ष के सेक्टर में देखेंगे तो यह भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड भी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही विकसित किया गया है। अगला है, ज्ञातव्य है कि एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट को अग्निबाण सॉर्टेड नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? अग्निबाण सॉर्टेड। और यह भारत में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा चालित किसी रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण भी था। तो पहली चीज़ इसमें काफ़ी सारी हुई हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है। ठीक है, इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है उसे अग्निलेट नाम दिया गया है। अब इसमें आगे क्या है कि ज्ञातव्य है कि नवीनतम मिशन भारत में ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर से युक्त किसी रॉकेट की पहली उड़ान भी थी। ठीक है, ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर रॉकेट की ये पहली उड़ान भी थी। अग्निबाण सॉर्टेड, जो अभी ऊपर हमने देखा, अग्निबाण सॉर्टेड एक एकल चरणीय, ये आपने याद रखना है, ये सिंगल वाला है। ठीक है, सिंगल स्टेज वाला। ठीक है, एकल चरणीय प्रक्षेपण यान है जो एकल अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा चालित है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन का उद्देश्य है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड के कक्षीय प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, उड़ान संबंधी महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा करना और प्रणालियों का इष्टतम परिचालन सुनिश्चित करना था। बात करें अगर अग्निबाण की, तो अग्निबाण एक द्विचरणीय रॉकेट है। ठीक है, एक सॉर्टेड है, ये एकल चरणीय है, और अगर अग्निबाण की बात करें तो ये द्विचरणीय रॉकेट है। ये 300 किलोग्राम तक वजनी उपग्रहों को और 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर सकता है। मतलब इसकी लिमिट कितनी है? ये 700 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है और कितना भार लेके? 300 kg भार लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसमें। अगला है ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। ठीक है, तो अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता निजी कंपनी है एक ब्लू ओरिजिन। ये क्या है? ये अमेरिका की एक एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एक निजी कंपनी है। इसने क्या किया है इस मिशन के तहत? तो ये जो ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन था, तो इस मिशन के तहत 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसमें भारत के एक उद्यमी यानी बिजनेसमैन है और पायलट भी हैं, ये गोपी थोटाकुरा। नाम याद रखना आपने, क्योंकि कई सारे मॉक जो हैं वहाँ पर बाहर इसमें पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं गोपी थोटाकुरा भारत के। और ये राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। ठीक है,
ज्ञातव्य है कि न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन का पूर्णतः पुनः प्रयोज्य उपकक्षी रॉकेट है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया है। उल्लेखनीय है, जो कुलाशेखरपट्टिनम है ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित एक तटीय गांव है। ठीक है, बाकी इसका उपयोग क्या है, तो इस स्पेस पोर्ट का उपयोग छोटे उपग्रहों को पूर्व निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए यानी SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के प्रक्षेपण में किया जाएगा। तो इसका उपयोग किस में किया जाएगा, जो SSLV हैं उनके प्रक्षेपण में इसका उपयोग किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC सार भारत का प्रथम अंतरिक्ष पोर्ट है और दूसरा भी कहाँ बन गया है, ये कुलाशेखरपट्टिनम में। बाकी अगर बात करें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा वाले यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की, तो ये जो है ये उत्तरी अक्षांश पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित है, जो इसे विश्व के सबसे आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक बनाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है 2005 X296 क्षुद्रग्रह। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नामकरण करने की घोषणा की गई है। तो किसके नाम पर हुआ है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर। 2005 X296 नामक क्षुद्रग्रह को अब जयंत मूर्ति नाम दिया गया है। तो इतना ही याद रखना है, ये जो 2005 X296 है इसको क्या बोलेंगे, जयंत मूर्ति उपग्रह। ठीक है, जयंत मूर्ति क्षुद्रग्रह बोलेंगे। ठीक है, ये बस इतना ही है इसमें। बाकी इसकी खोज कब की गई थी, तो वर्ष 2005 में इसकी खोज की गई थी। और ये क्षुद्रग्रह जैसा कि आपको पता है कि ये मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित कक्षा में घूर्णन करते हुए प्रत्येक 3.3 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। मतलब जो क्षुद्रग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में पाए जाते हैं। ये आपको बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, बाकी ये पहली बार नहीं है, बस इतना याद रखना, ये पहली बार नहीं है कि किसी क्षुद्रग्रह का नाम किसी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले रखा जा चुका है। अगला है स्टेटियो शिव शक्ति। ठीक है, स्टेटियो शिव शक्ति। तो हाल ही में ग्रही प्रणाली नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की है। तो किसके लिए, जो चंद्रयान 3 था इसका जो विक्रम लैंडर है इसके लैंडिंग स्थल के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी गई है। 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की थी। आपको डेट याद रखनी कब है, 23 अगस्त 2023। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को उतरा था। फिर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था, चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है जिस स्थान पर उतरा था चंद्रमा पर, उसे अब क्या कहा जाएगा, शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, आगे है विक्रम 1 के चरण 2 का परीक्षण। तो 27 मार्च 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण का सफल परीक्षण किया गया। विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया है, कलाम 250 नाम दिया गया है। ये आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है कि जो विक्रम 1 है इसके द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। ठीक है, और विक्रम 1 रॉकेट के तृतीय चरण कलाम 100 का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है पहले ही। आगे बात करें तो 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया था। तो किसने किया है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया था और यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर विक्रम 1 की बात करें तो विक्रम 1 पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और यह 3D प्रिंटेड तरल इंजनों में से युक्त है। ठीक है, कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ये काम की चीज़ है कि 20 फरवरी 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्पना फेलोशिप की घोषणा की है। तो एक तो याद रखना, ये कल्पना फेलोशिप है क्यों, अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए। ठीक है, कल्पना फेलोशिप है अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए, कल्पना चावला के नाम पर रखी गई है। और दूसरा किसके द्वारा शुरू की गई है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना है। अगला देखते हैं टॉपिक, ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, पहला निजी अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो पहला इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 22 फरवरी 2024 को ओडिसियस, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान है, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान है। और यह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो किस रॉकेट से, फॉल्कन 9 रॉकेट, और ये किसका है, स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की जो कंपनी है। ठीक है, उसके रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह अंतरिक्ष यान ह्यूस्टन अमेरिका स्थित इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के IMN-1 मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था
और इस मिशन के तहत ही एक नोवासी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित मैलापार्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया। तो ये मैलापार्ट ए क्रेटर कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है, ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, ओडिसियस वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। 1972 के बाद, ठीक है, 1972 में जो अपोलो 17 गया था उसके बाद ये पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आगे देखते हैं, इस मिशन को नासा की वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा यानी CLPS क्रैप्स भी बोल सकते हैं, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल और आर्टेमिस अभियान के तहत प्रक्षेपित किया गया है। मैलापार्ट ए क्रेटर की बात करें, कहाँ पर है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ये क्रेटर है ना। तो इस क्रेटर का नाम चार्ल्स मैलापार्ट के नाम पर रखा गया है, जो कि बेल्जियम के एक खगोल वैज्ञानिक थे। अगला टॉपिक है HAPS का सफल परीक्षण। तो फरवरी 2024 में CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह यानी स्यूडो सैटेलाइट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। वास्तव में यह एक नई पीढ़ी का एक जो UAV है इसका एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, जो नई पीढ़ी के UAV हैं इनका एक प्रोटोटाइप है। हालांकि ये कोई सामान्य UAV नहीं है, बल्कि ये समताप मंडल तक में उड़ान भर सकता है। तो ये आपने याद रखना है, ये समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है UAV, ठीक है। बाकी ये पूरी तरह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है और कई महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस प्रकार के UAV को HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट या हेल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस व्हीकल कहा जाता है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, हैप्स की प्राथमिक उपयोगिता निरीक्षण एवं निगरानी में है और साथ ही ये आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये हो गया हैप्स, ठीक है। आगे देखते हैं GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन। तो इसरो ने अभी इनसैट 3DS उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसके द्वारा किया है? GSLV F14, ठीक है, GSLV F14 के द्वारा ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। उल्लेखनीय है कि इनसैट 3DS एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। क्या है ये? मौसम विज्ञान उपग्रह है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ये आपने याद रखना है, इनसैट 3DS क्या है? मौसम विज्ञान उपग्रह है। यह उपग्रह वर्तमान में कक्षा में प्रचालनरत इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ देश की मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में वृद्धि करेगा और मौसम पूर्वानुमान आपदा चेतावनी के लिए ये बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी यह मिशन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी अगर बात करें तो इसकी अन्य खास बातें क्या हैं? तो यह भारत के भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यानी GSLV की 16वीं उड़ान थी। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 10वीं उड़ान थी। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 7वीं परिचालन उड़ान थी, ठीक है। बाकी GSLV F14 की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह कौन सा 3 स्टेजेस वाला है, ठीक है, 3 स्टेजेस हैं इसमें। अगला टॉपिक है PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। तो 1 जनवरी 2024 को, मतलब 2024 का जो नया साल था, नया दिन 1 जनवरी, ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह PSLV की कुल 60वीं उड़ान थी, ठीक है। साथ ही यह PSLV DL संस्करण की 4थी उड़ान थी। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या है? एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ये आपने फुल फॉर्म याद रखना है। यह इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी इसका क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। ये उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। कौन 2 पेलोड है? एक है पोलिक्स और दूसरा क्या है? एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट और पोलिक्स ये 2 पेलोड लेकर गया है। आगे की बात करें तो पोलिक्स का विकास किसने किया है? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने किया है। और जो एक्सपेक्ट है ये किया है UR राव उपग्रह केंद्र ने, ठीक है। एक्सपेक्ट का किसने किया है? UR राव उपग्रह केंद्र ने। फिर आगे देखते हैं, पोलिक्स का प्राथमिक उद्देश्य है एक्सपोसैट मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल। तो ये जो एक्सपोसैट है इसकी जीवन अवधि कितनी है? 5 साल, ठीक है, ये हो गया। तो 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करना है। फिर आगे देखते हैं, एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ये आपने याद रखना है कि एक्सपोसैट के इसके बाद जो है भारत कौन सा दूसरा देश बन गया है जो खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित किया है। इसके पहले किसने किया है? नासा इसके पहले 2021 में IXP यानी अमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित कर चुका था। तो अमेरिका पहला है और दूसरा कौन बन गया है? भारत।
इसरो ने एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद भी PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रखकर इसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया और इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 पोयम 3 नाम दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, जो पोयम 3 है ये किससे गया है, किससे रिलेट करता है, PSLV C58 से। ठीक है, पोयम 3 के माध्यम से स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों एवं इसरो केंद्रों के 10 से अन्य पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो अब यहाँ से हमारे लिए इतने ज़्यादा ये सब याद करना पॉसिबल भी नहीं है और ये पूछना मतलब वाजिब तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन यहाँ से बने। ठीक है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अगर आपने देखना है तो आप PDF से देख लेना, बाकी ये काम की चीज़ है नहीं। अगला देखते हैं, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो नासा का साइकी अंतरिक्ष यान, ये याद रखना है, साइकी अंतरिक्ष यान किसका है, नासा का है। और नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को SpaceX के फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का DSOC यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक प्रयोग भी भेजा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यह पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। साइकी जो है नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसमें साइकी के नाम के ही धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। तो साइकी क्या है, ये एक मेटल रिच एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्रग्रह है, उसके अध्ययन के लिए नासा ने साइकी मिशन भेजा है। यह नासा का पहला ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा। इस अंतरिक्ष यान के वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब पहुंच जाएगा, 2029 तक पहुंच जाएगा। बात करते हैं साइकी क्षुद्रग्रह की। तो ये खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्रग्रह था, जिस कारण इसे 16 साइकी भी कहा जाता है। इस क्षुद्रग्रह का नाम प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है, प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पर रखा गया है इस अंतरिक्ष यान का नाम। साइकी क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाएं भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो क्षुद्रग्रह में एक तो ये फैक्ट हो गया, और दूसरा हमने देखा था कि एक क्षुद्रग्रह था जो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया था। हमने ऊपर अभी वो टॉपिक कवर किया है। अगला है, यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनः प्रयोज्य रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, यूरोप का पहला निजी रॉकेट है म्यूरा। पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा म्यूरा किस इस स्पेस एजेंसी से रिलेट करता है या म्यूरा क्या है। ठीक है, तो आपने बता देना है, ये यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट है। म्यूरा 1 रॉकेट के प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। ठीक है, पहला रॉकेट है ये। अगला टॉपिक है PSLV C57 आदित्य L1 मिशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो 2 सितंबर 2023 को कब प्रक्षेपित किया गया है, 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और वहीं श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया है। आदित्य L1 में L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को संदर्भित करता है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, ये याद रखना है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। आगे बात करते हैं, 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। कब किया गया है, 6 जनवरी 2024 को, और प्रक्षेपित कब हुआ था, 2 सितंबर 2023 को। पृथ्वी से दूरी, तो ये जो कक्षा है जहां पर ये हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है, तो इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ना तो सूर्य पर लैंड करेगा ना ही उसके निकट जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर किसी उपग्रह को अगर हम L1 बिंदु के चारों ओर रखते हैं तो प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने का प्रमुख लाभ यह क्या है, जो L1 बिंदु के चारों ओर ये जो प्रभामंडल है अगर हम इसमें स्थापित करते हैं तो इसका ये लाभ है कि इस स्थिति में उपग्रह बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन कर सकता है। तो ये इसका फायदा होता है कि हर टाइम जो है सूर्य देखा जा सकता है, मतलब उसकी सारी जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियों का है, लगातार उसका निरीक्षण किया जा सकता है। अब देखते हैं लैग्रेंज बिंदु। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल हैं जहाँ दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी एवं सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंडयान द्वारा इसके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। और यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर देखें तो लैग्रेंज बिंदु ऐसे स्थान है जहाँ पर अगर कुछ स्थापित कर दिया जाए
तो वह वहाँ पर स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जूझना नहीं होगा। तो ये याद रखिए, ठीक है, कि लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित करने से क्या होता है। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित होता है और लैग्रेंज बिंदु L1 की रणनीतिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर एवं निर्बाध रूप से अवलोकन कर सकता है। इसके साथ क्या है कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया है। अब ये 7 पेलोड कौन से हैं ये याद रखना है, ठीक है। ये भले हिंदी में मत याद रखिएगा, यहाँ से अगर शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे तो आपके लिए काम की चीज़ है। कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे VELC, ठीक है, VELC गया है, 7 पेलोड कौन से हैं। नंबर 1 है VELC, दूसरा है सूट, ठीक है, दूसरा क्या है सूट। सोलेक्स नंबर 3 पर है सोलेक्स। नंबर 4 हेलियोज, ठीक है, हेलियोज इसको पढ़ा जाएगा हेलियोज। 5 पर है एस्पेक्स, 6 पर है पापा और 7 पर कौन है एडवांस्ड ट्राईएक्सिल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो मार्केट में कुछ टेस्ट सीरीज हैं और शायद मैंने कहीं क्वेश्चन देखा है तो ये पूछा गया था कि 7 पेलोड, उसमें 4 दे दिया गया था कि आदित्य L1 के साथ कौन कौन से हैं। तो ये एक तो पापा याद रखना है, एस्पेक्स याद रखना है, हेलियोज याद रखना है, सोलेक्स, सूट, VLC। इसमें कोई नाम नहीं दिया, ना भी याद रखे तो भी काम चल जाएगा, बाकी याद रखना है कि 7 पेलोड है, ठीक है। तो फरवरी 2024 में पापा पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव यानी सोलर विंड इम्पैक्ट का पता लगाया। किसने लगाया? पापा पेलोड ने लगाया है। फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है नभमित्र डिवाइस। तो इसरो ने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह परीक्षण केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया, जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं कि कहाँ किया गया। नभमित्र डिवाइस है क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नभमित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। तो ये याद रखना है, एक तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। और यहाँ इसने जो है नभमित्र उपकरण को विकसित किया है। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। काम की चीज़ ये है आपके, और ये किसने विकसित किया है और क्यों विकसित किया है। नभमित्र उपकरण अत्याधुनिक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा संचालित होता है और इसके फलस्वरूप समुद्र में मत्स्य नौकाओं एवं समुद्री अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से दो तरफा यानी 2 वे संचार संभव हो पाता है, ठीक है। तो एक तो किसने डेवलप किया, उद्देश्य क्या है और क्या क्या इसके लाभ होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ देखनी थी हमें। अगला है लूना 25 मिशन। तो रूसी चंद्र लैंडर मिशन था ये। लूना 25 किसका था? रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। एक तो मून के लिए था और ये रशियन था, लूना 25 मिशन। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित पहला चंद्र मिशन था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस, ठीक है, तो ये जो रॉसकॉस्मॉस है ये क्या है? ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगू स्लावास्की, ठीक है, बोगू स्लावास्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। कहाँ लैंड किया जाना था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगू स्लावास्की क्रेटर है, वहां पर लैंड किया जाना था, लेकिन ये चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में से किस देश का जो चंद्र मिशन था, चंद्र लैंडर मिशन था, वो चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया? तो ये लूना 25 मिशन जो कि रूस का था, ठीक है। अगला टॉपिक है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। तो 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कब प्रक्षेपण हुआ था इसका? 14 जुलाई 2023 को सॉरी। इसे LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी, ठीक है। LVM-3 रॉकेट की ये चौथी परिचालन उड़ान थी। काम की चीज़ें क्या हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक थे, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या है? पहला, एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा क्या था? रोवर, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। तो कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है। और इससे पहले कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ और चीन। तो अमेरिका, रूस और चीन ये पहले उपलब्धि हासिल कर चुके हैं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में। अब भारत चौथा देश बन गया है, ठीक है। जनवरी 2024 में जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है, यह आपने याद रखना है। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, ठीक है।
तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में भारत चौथा देश है, जापान पांचवा देश है। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने अपना अंतरिक्षयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड किया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जहां पर लैंडर उतरा था। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपने याद रखना है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने, ठीक है, चंद्रयान 2 की बात हो रही है, चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। ज्ञातव्य है कि चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। लैंडर का नाम था विक्रम और जो रोवर है उसका क्या नाम था, प्रज्ञान, ठीक है। अब इसने क्या क्या किया ये सारी चीज़ें हमारे काम की है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसमें यह है कि एक ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि प्रज्ञान रोवर में जो संलग्न एक लिप्स था, ठीक है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसकी मदद से पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना के यथास्थिति मापन में सफलता प्राप्त हुई और इस शोध से हमें इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई है, ठीक है। वैसे तो अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो यार ये क्वेश्चन तो यूपीएससी बेस्ड बनेगा कि क्या क्या खोज हुई है, बाकी किससे हुआ या क्या मनाया जाएगा काम की चीज़, जैसे ये शिव शक्ति मिशन हो गया, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट हो गया, अंतरिक्ष दिवस हो गया, ये ज़्यादा काम के लिए पीसीएस के हिसाब से। तो विक्रम लैंडर में एक संलग्न था रंभा, ठीक है, एक रंभा जो है ये इसमें सेलेक्ट था जिसका नाम था रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। एक तो रंभा उपकरण की मदद से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबद्ध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया। तो ये चीज़ है इसमें रंभा के माध्यम से ये किया गया है। लैंडर में संलग्न इल्सा, ठीक है, इल्सा क्या था, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, चंद्रमा पर भेजा गया मीम्स माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। तो ये जो जितनी जो डिटेल दी हुई है ये बेसिकली तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए वो हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे देखते हैं, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर ने शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है और इस प्रकार जो अब शनि के उपग्रह हैं वो पूर्व के 83 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 146 तक इनकी संख्या पहुंच गई है। और शनि ने बृहस्पति जिसके 95 उपग्रह थे उसे पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। और जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। और बृहस्पति का जो उपग्रह है वो है गैनीमीड। तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है टाइटन, ठीक है। अब देखते हैं सौरमंडल के उपग्रह संख्या के मामले में देखते हैं किसका ज़्यादा किसका कम। तो शनि का है 146, बृहस्पति दूसरे नंबर पर है 95 उपग्रह इसके। यूरेनस जो है उसके 28 उपग्रह हैं। इसके बाद नेपच्यून 16, मंगल के 2 हैं फोबोस और डिमोस, पृथ्वी का 1, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक है अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें है पहला भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो 31 अगस्त 2024 को गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, गुजरात में। ये भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है, ठीक है, दाबित भारी जल रिएक्टर है ये। कैप्स 4 का व्यावसायिक परिचालन 31 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ था। बाकी आगे देखें तो गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। तो ये आपने याद रखना है। एक तो आपने यहाँ पर देखा, दूसरा, ठीक है, तो ये कैप्स 4 की बात हो रही है, ठीक, कैप्स 4 यानी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 4 ये दूसरी है और पहली कौन है, यहीं पर जो इसकी यूनिट 3 थी। बाकी आगे बात करते हैं तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बस आपने ये याद रखना है जो काकरापार है वो कहाँ है, ठीक है। वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक पहुँच गई है। 8080 मेगावाट इलेक्ट्रिक पहुँच गई है भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता। बाकी यहाँ पर आपने पता होगा कि जो रावत भाटा है ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है।
आगे देखते हैं, इरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो 1 जून 2024 को हैम्बर्ग में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई और ये 63वां संस्करण था इस सूची का। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, तो फ्रंटियर किसका सुपर कंप्यूटर है? अमेरिका का। इसे विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ठीक है, वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है, ये भी याद रखना आपने, ये विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। फिर आगे की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ टेबल देख लेते हैं। टॉप 500 सूची, शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर। नंबर 1 पर कौन है? फ्रंटियर है, किसका है? अमेरिका का। नंबर 2 पर है अरोरा, ठीक है, ये किसका है? अमेरिका का। ईगल, ये किसका है? अमेरिका का। नंबर 3 पर फुगाकू, नंबर 4 पर ये है जापान का, और नंबर 5 पर है लूमी, ये किसका है? फिनलैंड का। यानी टॉप 500 की सूची में जो शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर हैं उसमें शीर्ष 3 पर अमेरिका के हैं, नंबर 4 पर जापान है और नंबर 5 पर है फिनलैंड। ठीक है, तो टॉप 3 पर यूएसए के हैं, फ्रंटियर, अरोरा और ईगल। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 500 में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं। सूची के अनुसार सीडेक पुणे में स्थित इरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। तो इरावत जो है ये भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ स्थित है? सीडेक पुणे में। ठीक है, टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 110वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी रैंक क्या है? 110वां स्थान प्राप्त हुआ है टॉप 500 में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो सीडेक पुणे में ही स्थापित परम सिद्धि AI, इसे टॉप 500 की नवीनतम सूची में 185वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 185 पर है परम सिद्धि AI। ये भी कहाँ है? सीडेक पुणे में। फिर भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्युष की नवीनतम सूची में 230वां स्थान मिला है। ठीक है, और बाकी राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित है मिहिर, इसे सुपर कंप्यूटर की नवीनतम टॉप 500 में 388वां स्थान मिला है। तो यह आपने याद रखना है, जो 110वीं रैंक मिली है वो किसको मिली है? इरावत को। ठीक है, उसके बाद जो इसके बाद आती है 185, ये किसे मिली है? परम सिद्धि AI। ठीक है, परम सिद्धि AI को 150वीं रैंक मिली है। फिर आ जाता है प्रत्युष, प्रत्युष को कौन सी रैंक मिली है? प्रत्युष को रैंक मिली है 230, और फिर है मिहिर, तो मिहिर को कौन सी रैंक मिली है? 388। तो टॉप 500 की सूची में ये भारत के 4 टॉप के सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थित हैं। जैसे परम रुद्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो परम रुद्र 27 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है और संबंधित संस्थान क्या है? SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता। ठीक है, परम रुद्र याद रखना है, कोलकाता में है। परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत, ठीक है, अनंत IIT गांधीनगर, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा ये कहाँ है? ISC बेंगलोर में है। परम गंगा कहाँ है? IIT रुड़की में। परम शिवाय, ठीक है, ये थोड़ा नाम से आप रिलेट कर पाओगे, परम शिवाय IIT BHU। परम शक्ति IIT खड़गपुर। परम ब्रह्मा है IISER पुणे। परम युक्ति कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर। परम संगणक IIT कानपुर और परम सिद्धि सीडेक पुणे। ठीक है, तो ये संस्थान जहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर स्थित हैं। अगला देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण। तो अप्रैल 2024 में विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आईसेल्ट, ठीक है, आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आईसेल्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये क्या है? आईसेल्ट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर। फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा आईसेल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया है। किसने किया है? फ्रांस के शोधकर्ताओं ने किया है, जो मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है। आईसेल्ट MRI स्कैनर विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली MRI मशीन है। तो ये 3 फैक्ट आपके काम के हो गए कि आईसेल्ट है क्या, किसने बनाया है और ये क्या कर सकता है। ठीक है, बाकी आईसेल्ट MRI मशीन आमतौर पर अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले MRI मशीनों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक सटीकता के साथ छवियों को स्कैन कर सकती है, और यह तकनीक अल्जाइमर और पार्किंसंस रोगों जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव स्थितियों के निदान एवं उपचार के लिए अति विस्तृत शारीरिक डेटा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लाभ। फिर आगे देखते हैं, आगे MRI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा भी गया है कई जगह, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। MRI एक चीर फाड़ करने की प्रक्रिया से मुक्त इमेजिंग तकनीक है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो त्रिआयामी विस्तृत शारीरिक छवियां उत्पन्न करती है।
एमआरआई का उपयोग बीमारी का पता लगाने, निदान और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। बाकी एमआरआई एक प्रकार का स्कैनर है जो शरीर के अंदर की छवि लेने के लिए चुंबकत्व और रेडियो तरंगों का उपयोग करके चित्र बनाता है। अगला टॉपिक है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण। ठीक है, तो इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है किसने? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है उसका नाम क्या है? वूश। वूश नाम दिया है इसका, और वूश का पूर्ण रूप है वाक्टू हेमत ओपेरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हेबट। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल क्या नाम है उसका? वूश। किसने अनावरण किया है? इंडोनेशिया ने। और इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वांडुंग शहर से जोड़ती है और वूश की गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना था। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी महासर परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है और भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की अगर बात करें तो दिल्ली लखनऊ वाराणसी, दूसरा है वाराणसी पटना हावड़ा, तीसरा दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, चौथा है दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद और चेन्नई बेंगलोर मैसूर। तो ये भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। तो इसमें पहला टॉपिक है MVA BN एमपॉक्स का पहला टीका। तो पहला चीज़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली चीज़ तो देख लेते हैं कि 13 सितंबर 2024 को WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। किससे? वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी मिली है WHO के द्वारा, और यह अफ्रीका एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में एमपॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमपॉक्स के इस टीके का क्या नाम है? MVA BN। तो ये MVA BN जो टीका है इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक AS ने। ठीक है, निर्माण किसने किया है? बवेरियन नॉर्डिक AS नामक कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अगर पूछ लें कि हाल ही में चर्चा में रहा MVA BN क्या है, तो ये एमपॉक्स का टीका है। ठीक है, मूलतः इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। फिर आगे देखते हैं, MVA BN टीके की 2 खुराकें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती हैं और दोनों खुराकों के जो बीच में अंतर होना चाहिए वो 4 सप्ताह का होना चाहिए। ठीक है, फिर 14 अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। तो ये आपने देखना है किसको किया था? एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घोषित किया था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इतनी काम की है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, उनको छोड़ दीजिए। अब एमपॉक्स को देख लेते हैं। तो एमपॉक्स रोग मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। ठीक है, तो ये किससे होता है? वायरस से होता है। यह एक जूनोटिक रोग है। अब जूनोटिक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है और ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो एमपॉक्स एक संक्रामक रोग भी है और साथ ही जूनोटिक रोग भी है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्स विरिडे परिवार में आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का एक सदस्य है। ठीक है, सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 में एक साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी। ठीक है, तो बंदरों में सर्वप्रथम इस रोग को पहचाना गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। और मनुष्यों में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है वो 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। अगला टॉपिक है हिलकॉल, हैजा का नया टीका। ठीक है, तो 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, किसने? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के एक नए टीके के लॉन्च की घोषणा की है और इस टीके को क्या नाम दिया है? हिलकॉल नाम दिया है। तो हिलकॉल क्या है? हैजा का नया टीका। यह एक नया एकल स्ट्रेन यानी सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका है और इस टीके का विकास हिलमैन लेबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर ये याद रखना है। आगे है हिलकॉल 2 खुराकों में दिया जाने वाला टीका है और यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक हो गई है उनके लिए उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि ओरल हैजा टीकों की वैश्विक मांग प्रति वर्ष 100 मिलियन खुराकों से अधिक है। ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। आगे देखते हैं यूविकॉल 5 टीका। ठीक है, यूविकॉल 5 क्या है? तो 12 अप्रैल 2024 को WHO ने हैजा के एक नए ओरल टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया है। यह एक निष्क्रिय ओरल टीका है और इस टीके का विकास दक्षिण कोरिया स्थित
यू बायोलॉजिकल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की पूर्व योग्यता सूची में इस कंपनी द्वारा विकसित यूविकॉल तथा यूविकॉल प्लस नामक ओरल हैजा टीके पहले से ही शामिल है। तो यूविकॉल 5 टीका किसके लिए है? हैजा के लिए है। बाकी आपने ऊपर देखा हिलकॉल, ये भी हैजा का एक नया टीका है। आगे देखते हैं R21/मैट्रिक्स-M। तो द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है ये। 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21/मैट्रिक्स-M टीके को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन बना है? कोटे डी आइवर। अब बाकी आगे देखते हैं, तो ये है क्या? यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई है, और इसके पूर्व वर्ष 2021 में डब्ल्यूएचओ द्वारा RTS-S/AS01 या मॉस्क्यूरिकस, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई थी। तो या इसके पहले वाला जो टीका था उसका नाम क्या था? मॉस्क्यूरिक्स, और दूसरा जो अभी है R21/मैट्रिक्स-M। R21/मैट्रिक्स-M टीके की बात करें तो इसे किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है किसे किसने बनाया है। अगला टॉपिक है भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप। ठीक है, तो 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए गए, और कुल 64 मामलों में चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो चांदीपुरा विषाणु के बारे में आगे देखते हैं। देश में चांदीपुरा विषाणु के वर्तमान प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन रहा है? गुजरात रहा है। और बाकी आगे बात करें तो CHPV यानी इसी की बात हो रही है चांदीपुरा विषाणु की, तो ये रब्डोविरिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, और यह विषाणु मक्खियों, मच्छरों और किलनी जैसे रोगवाहकों द्वारा प्रसारित होता है। तो किसके द्वारा? मक्खियों, मच्छरों और किलनी यानी टिक्स जैसे रोगवाहकों द्वारा प्रसारित होता है, और यह रोग अधिकतर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। तो ये याद रखना है, जिन बच्चों की आयु 15 वर्ष से कम होती है उन्हें यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला देखते हैं क्यूडेंगा। तो क्यूडेंगा क्या है? ये डेंगू का नया टीका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा डेंगू के एक नए टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया है, और इस टीके का क्या नाम है? क्यूडेंगा। इस टीके को टैक 003 के नाम से भी जाना जाता है, और डब्ल्यूएचओ से लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह डेंगू का दूसरा टीका है। इस टीके को जापान स्थित टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे किसने विकसित किया है? जापान की एक कंपनी है टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, और यह एक जीवित छिड़ित टीका है, लाइव एटीन्यूट वैक्सीन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का टीका कैसा होता है? वायरस के जीवित परंतु दुर्बल रूप के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, जो जीवित छिड़ित होता है वायरस का प्रतिरूप होता है, वायरस का दुर्बल रूप होता है। फिर आगे देखते हैं, डब्ल्यूएचओ ने डेंगू के उच्च प्रकोप और संचरण तीव्रता वाले क्षेत्रों में 6 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में टैग 003 के प्रयोग की सिफारिश की है, और ये 2 खुराकें इसकी दिए जाने की सिफारिश की है, और इनके मध्य अंतराल कितना होगा? 3 माह का अंतराल होगा, यानी पहली खुराक के 3 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके पूर्व डब्ल्यूएचओ ने डेंगू के डेंगवैक्सिया नामक टीके को लाइसेंस प्रदान किया था। फिर आगे देखते हैं, डेंगू की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक देखते हैं, तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो लोगों में मच्छरों द्वारा प्रसारित होता है। डेंगू वायरस संक्रमित मादा मच्छरों, ठीक है, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है, और मुख्य रूप से डेंगू वायरस के 4 प्रकार हैं जो अलग अलग होते हुए भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो डेंगू वायरस किस मच्छर से फैलता है ये भी एक बार पूछा जा चुका है पीसीएस में, एडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी डेंगू विषाणु जनित रोग है। डेंगियोल क्या है? ये डेंगू का स्वदेशी टीका है। तो भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के शुभारंभ की घोषणा की गई है, और यह घोषणा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक द्वारा की गई है। इन ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। डेंगियोल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पैनेसिया बायोटेक द्वारा किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है, ये आपने याद रखना है। अगला है MEN5CV, मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए 5-in-1 टीके को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, बाकी इस टीके को डब्ल्यूएचओ की अनुशंसा पर लॉन्च किया गया, और इस टीके का नाम क्या है? MEN5CV। यह टीका मेनिंगोकोकल जीवाणु की 5 प्रमुख नस्लों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बाकी मेनिंजाइटिस देखते हैं, तो मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी
को आच्छादित और उनकी सुरक्षा करने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को बेसिकली प्रभावित करता है। यह रोग जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों की कई प्रजातियों के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी किसी से भी ये हो सकता है। अगला टॉपिक क्या है? ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो 9 अप्रैल 2024 को WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसके बारे में 187 देशों को इसमें शामिल किया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2024 में प्रकाशित यह रिपोर्ट वायरल हेपेटाइटिस महामारी विज्ञान, सेवा कवरेज और उत्पाद पहुंच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली समेकित रिपोर्ट है। वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। ठीक है, वर्ष 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा तपेदिक विश्व में संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण था। यह आपने याद रखना है। बाकी आगे देखें तो 10 देश वायरल हेपेटाइटिस बी एवं सी के लगभग 2/3 वैश्विक मामलों के लिए उत्तरदायी हैं और इन 10 देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूसी संघ शामिल हैं। ये याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 3 देश जिम्मेदार हैं। कौन से? चीन, भारत, इंडोनेशिया। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 3 देश जिम्मेदार हैं। कौन? चीन, भारत और फिर इंडोनेशिया। बाकी यहाँ पर देखते हैं, हेपेटाइटिस सी संक्रमण के कुल मामलों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा है। ये आपने याद रखना है। बाकी हेपेटाइटिस बी में चीन नंबर 1 पर है और उसके बाद कौन है? भारत। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी में पाकिस्तान नंबर 1 पर है और भारत किस नंबर पर है? इंडिया है दूसरे नंबर पर। तो यही इसमें कुल काम की बातें थी, बाकी तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2023 में मिस्र हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका, क्या नाम है इसका? हेवीश्योर। ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका। तो 19 जनवरी 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया है। ज्ञातव्य है कि हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होती है। तो ये आपने याद रखना है, हेवीश्योर क्या है। अगला है, WHO द्वारा सराह का अनावरण किया गया है। तो WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह का अनावरण किया गया है। तो सराह है क्या? AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। सराह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है और इसका पूर्ण रूप है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, सराह लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करती है। आगे देखते हैं, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024। तो मार्च 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। भारत में टीबी के मामलों की दर वर्ष 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर वर्ष 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। यानी 2015 की तुलना में 2022 में क्या आई है? कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन हेतु कार्य योजना तैयार करना है। तो भारत से टीबी उन्मूलन की कार्य योजना कब तक के लिए तैयार की गई है? वर्ष 2025 तक। ठीक है, जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 तक है। ये आपने याद रखना है। टीबी को समाप्त करने का जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 है ग्लोबली। बाकी इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने कहा है कि हम 2025 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले। WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया है। ये अगला टॉपिक है। तो WHO द्वारा सार्स और मर्स कोवी उभरते कोरोना विषाणुओं की निगरानी है तो वैश्विक नेटवर्क कोविनेट का अनावरण किया गया है। तो कोविनेट है क्या? कोविनेट कोरोना विषाणुओं है तो एक वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है, ये याद रखना है। कोविनेट का पूर्ण रूप है WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। ध्यातव्य है कि कोविनेट में सभी 6 WHO क्षेत्रों में स्थित 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिनमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। अब इनमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं कौन है ये देखते हैं। एक है ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दूसरी है ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, तीसरा CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। कोविनेट का उद्देश्य कोरोना विषाणुओं के विरुद्ध वैश्विक निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। तो ये हो गया इसका उद्देश्य।
अगला टॉपिक है केप वर्डे मलेरिया मुक्त हो गया है। तो WHO ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। केप वर्डे WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश है। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट की अगर बात करते हैं 2023 और इसे भारत से रिलेट करके देखते हैं तो WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। WMR यानी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 66% के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला टॉपिक है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023। तो WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की है। ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 WHO ने जारी की है और इसके हिसाब से क्या है इसमें, इस रिपोर्ट में 192 देशों एवं क्षेत्रों के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरा प्रमुख कारण है। ठीक है, ये याद रखना है। WHO द्वारा 1995 से प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद से टीबी से पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले निम्न 8 देशों से हैं। कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा 27%। ठीक है, पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में और उनमें भारत नंबर 1 पर 27% मामले, फिर उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद चीन। टॉप 3 देख लीजिए बस। 22 सितंबर 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें क्या है कि वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? भारत में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 2022 में टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। और 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2003 से भी 5 वर्ष कम है। यानी जो वैश्विक लक्ष्य है कितना है? 2030 है, जबकि भारत ने टीबी को खत्म करने का क्या लक्ष्य रखा है? 2025। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल, तो निक्षय मित्र पहल किससे रिलेटेड है कि टीबी को खत्म करना है, के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने से है। ठीक है, टीबी को समाप्त करने से है निक्षय का अभिप्राय। अगला टॉपिक है भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है। तो पेरिस फ्रांस स्थित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये कहाँ है? वो ये है फ्रांस में। ठीक है, ये एक फैक्ट याद रख लीजिएगा आप, द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्वघोषणा को मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई। भारत अब अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एवियन पक्षी इन्फ्लुएंजा फ्लू प्रकार ए विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, बेसिकली वायरस से फैलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे अब पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन कर भारत IBCA का अब सदस्य बन गया है। भारत सहित 4 देश IBCA के सदस्य बन गए हैं। कौन कौन हुए हैं अब? 3 अन्य देश कौन है? निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। फिर आगे देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBCA को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। लॉन्च कब हुआ था? 9 अप्रैल 2023 को। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IBCA के सदस्य बनने के पात्र हैं। ठीक है, आगे क्या है कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस अलायंस का मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका मुख्यालय भारत में होगा और इस अलायंस के लिए वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक की 5 वर्षीय अवधि हेतु 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा
और ये जो 7 बिग कैट्स दिए हैं इनमें से 5 बिग कैट्स भारत में मिलते हैं। कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, यानी प्यूमा और जगुआर को छोड़ के जो बाकी के 5 बिग कैट्स हैं वो भारत में मिलते हैं। आगे की बात करते हैं। भारत में 2 नए रामसर स्थल, यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया है, 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो 14 अगस्त 2024 को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की 3 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब टोटल कितने हो गए हैं ये याद रखना है। रामसर स्थलों की अब टोटल संख्या हो गई है 85। ठीक है, 85 हो गई है। जो 3 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है वो है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तीसरी है तवा जलाशय। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। यह स्थल मीठे पानी की एक झील है जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये मीठे पानी की एक झील है जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसकी समृद्ध पक्षी विविधता के कारण इस झील को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। फिर है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। तो 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह स्थल प्रायद्वीपीय भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, फिर है तवा जलाशय। तवा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण तवा और देनवा नदी के संगम पर किया गया है और उल्लेखनीय है कि जो तवा नदी है, ठीक है, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपने याद रखना है। और तवा जलाशय एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है और यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी एडिशनल इन्फो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि वर्तमान में भारत के संदर्भ में तमिलनाडु कितने 18 स्थल में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जिसके 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हैं। ठीक है, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु पहले स्थान पर है। फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब यहाँ पर ये जो भारत में स्थित रामसर स्थल कुल 85 दिए हैं, यहाँ मैं पढ़ दूंगा, आप मतलब इतनी जल्दी याद तो होने वाला है नहीं, तो इसकी ये जो पूरी टेबल है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग में बनता है। आगे देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसके द्वारा एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है IQ एयर, इसने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का 6वां वार्षिक संस्करण है। यह रिपोर्ट 134 देशों क्षेत्रों के 7,812 शहरों के PM 2.5, ठीक है, यहाँ अगर PM 10 आ जाए तो याद रखना है ये PM 2.5 पर आधारित है। फिर आगे देखते हैं WAQR यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान, ठीक है, क्या है इसका, 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। कौन से 7 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, ग्रेनाडा है, आइसलैंड, मॉरिशस तथा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इन्होंने ये WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान को या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता WHO के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशा निर्देशों के 10 गुने से भी अधिक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, भारत में 10 गुने से भी अधिक है जो भी मानदंड है। बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय बिहार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। बाकी अगर हम PM की बात करें यानी पार्टिकुलेट मैटर की, तो पार्टिकुलेट मैटर से तात्पर्य है सांस लेने योग्य कणों से। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और जल शामिल है। विनियामक ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आम पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5 और PM 10 शामिल है। PM 10 माइक्रोमीटर और उससे कम वायु गतिकीय व्यास वाले कण होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो हम टेबल देखेंगे कि सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश या क्षेत्र, सर्वाधिक प्रदूषित जो हैं वो 5 देश कौन है। नंबर 1 पर है बांग्लादेश। ठीक है, नंबर 1 पर है बांग्लादेश। नंबर 2 पर कौन है? पाकिस्तान। नंबर 3 पर है भारत। ठीक है, नंबर 3 पर है भारत। नंबर 4 पर है ताजिकिस्तान और नंबर 5 पर है बुर्किना फासो। अब अगर बात करें विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर, टॉप 3 कौन से हैं? राजधानी शहर की बात करें तो नंबर 1 पर इसमें कौन है? नई दिल्ली नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है ढाका और नंबर 3 पर है ओगाडोगो जो कि बुर्किना फासो की कैपिटल है। ठीक है, तो ये हो गया।
अगला देखते हैं, आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण किया गया है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा कोल्लम, जो कि केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस आइसोपॉड की इस नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? ब्रुसेथोआ ईसरो। ठीक है, ब्रुसेथोआ ईसरो नाम दिया गया है। तो ये जो आइसोपॉड है इसको नाम क्या दिया गया, ये याद रखना है आपने, ब्रुसेथोआ ईसरो नाम दिया गया है। अब ये ब्रुसेथोआ ईसरो है क्या? तो ब्रुसेथोआ ईसरो भारत में पाई जाने वाली ब्रुसेथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है। यह नई प्रजाति स्पाइनेजा ग्रीनाई नामक समुद्री मछली की गिल गुहा के अंदर पाई गई है। ब्रुसेथोआ ईसरो प्रजाति की मादाएं नर की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई पीसीएस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नज़र नहीं आ रहा है। आइसोपॉड की बात करें तो आइसोपॉड अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। ठीक है, ये जीवों का एक समूह है जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का एक समूह है, जो कि पशुओं के वृहद समूह क्रस्टेशियस से संबंधित है, जिसमें केकड़ा और झींगा मछली भी शामिल है। आइसोपॉड पहाड़ों और रेगिस्तानों से लेकर गहरे समुद्र तक कई अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास करते हैं और ये विश्व भर में वितरित हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट आई है 2022 की, इसमें देखते हैं। तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये रिपोर्ट जारी की है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022। तेंदुओं की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से संचालित किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है। ठीक है, इसमें से तेंदुओं की 67% आबादी जो है वो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर निवास करती है। देश में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 3,907 सर्वाधिक है। तो ये आपने याद रखना है, तेंदुओं की आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? नंबर 1 पर है एमपी। ठीक है, नंबर 1 पर एमपी है, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर महाराष्ट्र 1985 है, नंबर 3 पर है कर्नाटक, यहाँ पर है 1879, तथा चौथे नंबर पर है तमिलनाडु, जहाँ पर है 1070। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी कितनी दर्ज की गई है? 371। भारतीय तेंदुआ भारत के अलावा नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ भागों में पाया जाता है और IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में, ठीक है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में इसे संकटासन यानी नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो IUCN स्टेटस भी आपने याद रखना है। अब आगे देखते हैं भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023। तो 30 जनवरी 2024 को ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023 जारी की। ज्ञातव्य है कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी SPAI कार्यक्रम के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का प्रथम एवं संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है। भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? 718 दर्ज की गई है। ठीक है, अनुमानित संख्या हिम तेंदुओं की 718 दर्ज की गई है। अब देखते हैं बाकी आगे कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या राज्य और कहाँ पर कितनी अनुमानित है। तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा है कितनी? 477। उत्तराखंड में है 124। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 51। अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम 21 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 9 अनुमान की गई है। तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा 477 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 9। फिर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में इसे वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये आपने याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा हिम तेंदुआ एवं उसके आवास के संरक्षण हेतु वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये एक याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मैचिंग में पूछ लेते हैं, वो टाइगर प्रोजेक्ट और हाथी प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपने। फिर उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर एक हिम तेंदुओं के हुई घोषित किया गया था और इस शुभंकर को सीन AC नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? सीन AC, जिसका अर्थ है शान। और प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो जनवरी 2024 में एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है क्रिया, ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 ये रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट देश में वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रगति का आकलन करती है और इसमें 227 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तरों के संदर्भ में बर्नीहाट यानी मेघालय, जो बर्नीहाट मेघालय में है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये याद रखना है,
वर्ष 2023 में PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर PM10 की बात हो रही है। अभी हमने ऊपर PM2.5 वाला देखा था, अब PM10 की बात देख रहे हैं। तो जो भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें बिहार के सर्वाधिक 19 शहर शामिल हैं, और इसके बाद हरियाणा के 8 शहर और फिर है राजस्थान के 8 शहर। PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने 7 शहर शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर। तो ये 7 शहर शामिल हैं 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में PM10 के मामलों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर 2023 PM10 की सांद्रताओं के आधार पर। नंबर 1 पर कौन है? बर्निहाट, मेघालय। नंबर 2 पर है बेगूसराय, बिहार। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है? बेगूसराय, बिहार। नंबर 3 पर है ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पर है श्री गंगानगर, राजस्थान। और नंबर 5 पर है छपरा, बिहार। ठीक है, तो ये आपने ये टेबल याद रखनी है। तो ऊपर हमने देखा PM10 के मामले में, अब देखते हैं PM2.5 के मामले में। ठीक है, तो शीर्ष 3 प्रदूषित शहर कौन है? नंबर 1 पर है बर्निहाट, मेघालय। नंबर 2 पर है बेगूसराय, बिहार। और नंबर 3 पर कौन है? दिल्ली। ठीक है, तो ये PM2.5 के मामले में है। अब देखते हैं अगला, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। तो जनवरी 2024 में पेंच बाघ अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। तो डार्क स्काई पार्क भारत का कौन है? पेंच बाघ अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान किए जाने का उद्देश्य यहाँ प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन की समस्या से निपटना और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक इष्टतम वातावरण सृजित करना है। ठीक है, पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है और पेंच बाघ अभ्यारण्य 2 राज्य यथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। फिर आगे देखते हैं, अब ये एशिया में कहाँ कहाँ है, ये हमसे यार मतलब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कि ये कहाँ है एशिया में, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी हमें बस याद रखना है कि जो भारत का पहला है वो है पेंच बाघ अभ्यारण्य। अब डार्क स्काई पार्क होता क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश यानी नाइट स्काईज को कृत्रिम प्रकाश से होने प्रदूषण से संरक्षित रखने के उद्देश्य से निर्दिष्ट एक क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों के परिणाम स्वरूप एक ऐसा वातावरण सृजित होता है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को पनपने में सहायता करता है। फिर आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया गया है। और कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख के हानले गांव में। ठीक है, ये याद रखना है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में, लद्दाख के हानले गांव में। और इस अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के सहयोग से की जा रही है। ठीक है, और 1073 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत यह अभ्यारण्य चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित होगा। तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लद्दाख में। फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, अब यहाँ पर थोड़ा इससे रिलेट करता हुआ है कि यह अभ्यारण्य भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा, और ज्ञातव्य है कि हानले में ही भारतीय खगोलीय वेधशाला भी स्थित है। तो ये याद रखना है, जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है वो कहाँ है? लद्दाख के हानले में। अब अगला टॉपिक है नीलगिरी तहर परियोजना। तो 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है। तो नीलगिरी तहर परियोजना किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने लॉन्च की है नीलगिरी तहर परियोजना। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु, ठीक है, तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है और ये 5 वर्षों की अवधि हेतु लागू की गई है। 5 वर्ष कौन से? 2022 से 2027 की अवधि के लिए। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 7 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो जो नीलगिरी तहर है ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। अगला देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड जो भी है। तो पहला टॉपिक है जोरावर हल्का युद्धक टैंक। पूछ सकते हैं कि जोरावर क्या है, तो ये एक हल्का युद्धक टैंक है। DRDO ने भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। इस टैंक का नामकरण 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया है। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान संचालित किया था। बाकी ये देखते हैं कि इस टैंक का विकास किसने किया है। तो इस टैंक का विकास लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन ने किया है। तो ये आपने याद रखना है बेसिकली। 25 टन वजनी जोरावर देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। आपने बस इतना याद रखना है कि जोरावर क्या है, तो एक हल्का युद्धक टैंक है। ठीक है,
और इस हल्के टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है और यह उभयचर संचालन में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला है VLSRSAM का सफल परीक्षण। तो DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM के एक के बाद एक दो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। ये उड़ान परीक्षण भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर यानी वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था। अब इसमें है क्या, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि VLSRSAM का पूर्ण रूप क्या है। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट रेंज याद रखना है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आगे देखते हैं। VLSRSAM एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। तो ये रहा इसमें। अगला टॉपिक है मालपे और मुल्की का जलावतरण किया गया है। तो 9 सितंबर 2024 को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे एवं पांचवें पोत मालपे और मुल्की। ठीक है, चौथा पोत है मालपे और पांचवा पोत क्या है, मुल्की। इसका कहाँ, कोची में जलावतरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के सभी पोतों को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया जा रहा है। ये भी आपने याद रखना है। 30 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले और उथले जल में संचालन करने में 8 पोतों के निर्माण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें से 8 में ये चौथा और पांचवा कौन सा है, मालपे और मुल्की। इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माहे श्रेणी के पोतों के नाम से जाना जाता है और इस श्रेणी के पोत स्वदेशी रूप से विकसित अंतर्जलीय सेंसरों से लैस होंगे। बाकी आगे देखते हैं। इस परियोजना के प्रथम 3 पोत यथा माहे, मालवन तथा मांगरोल का जलावतरण 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। एक तो ये माहे, मालवन, मांगरोल, ये शुरुआत के 3 हैं इस परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 8 पोत का निर्माण होना है। 3 तो हमने देख लिए, 2 अभी लॉन्च हुए हैं, कौन से, मालपे और मुल्की। अगला टॉपिक है अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अग्नि 4 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, लगभग 4000 किलोमीटर है और यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। ये आपने याद रखना है, ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा ये संचालित है। कभी कभी जनरेशन भी पूछ लेते हैं। तो यह मिसाइल अत्याधुनिक उड़ान प्रणाली और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। ठीक है, RINGS और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम इस मिसाइल को लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करते हैं। मिसाइल में संलग्न पुनः प्रवेश ऊष्मा कवच इसे 4000 सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है। बाकी आगे देखते हैं। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत। ये पूछ सकते हैं कि चर्चा में रहा समुद्र प्रताप क्या है, तो ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण संपन्न हुआ। कहाँ हुआ है, गोवा में। नाम क्या रखा गया है, समुद्र प्रताप। निर्माण किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु किया गया है। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला टॉपिक है सीबेक्स 2 विस्फोटक। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा एक नया विस्फोटक बनाया गया है। नाम क्या है उसका, सीबेक्स 2 विस्फोटक। ठीक है, सीबेक्स 2 नाम रखा गया है और यह विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है। यह नया विस्फोटक मानक TNT यानी ट्राई नाइट्रो टॉलुइन से 2 गुना अधिक घातक है। इस उच्च प्रदर्शन विस्फोटक को भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है और यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो सीबेक्स 2 है ये क्या है, विस्फोटक है। ठीक है, अगला टॉपिक है INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS अरिघात भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है और यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत को वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS अरिघात नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, गौरव। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है, तो गौरव क्या है, लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है। ठीक है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव और इसे DRDO ने विकसित किया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। तो इस बम को गौरव नाम दिया गया है। इस परीक्षण के तहत इस बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान द्वारा लॉन्च किया गया
और गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है। ठीक है, क्या है? वायु से लॉन्च किया जाने वाला एक ग्लाइड बम है। यह 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। इस बम को हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण। तो 24 जुलाई 2024 को डीआरडीओ द्वारा द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। ठीक है, और इस परीक्षण के तहत 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अब पहले चरण ये सब छोड़ देते हैं, काम की चीज़ आगे है वो देखते हैं कि जो द्वितीय चरण की एडी अंतः वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेश विकसित द्विचरणीय मिसाइल है और यह ठोस प्रणोदक युक्त सतह से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह मिसाइल प्रणाली अंतः वायुमंडलीय से निम्न बाह्य वायुमंडलीय क्षेत्रों में शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। देश की वर्तमान बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली द्विस्तरीय, ठीक है, डबल टायर्ड है, जिसमें निम्न 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। कौन सी शामिल है? एक तो पैड और दूसरी है एड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगला है, वैसे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, मतलब पीसीएस के हिसाब से अगर इसमें क्वेश्चन बनना हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ही बनाएंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण। तो गोवा में आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण संपन्न हुआ है और आईएनएस त्रिपुट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 2 अत्याधुनिक युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। ठीक है, जो 2 एडवांस फ्रिगेट्स बनाने हैं उसका ये पहला फ्रिगेट्स है आईएनएस त्रिपुट। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इन पोतों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। आईएनएस त्रिपुट का नामकरण शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया है। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। आगे देखते हैं। अभ्यास का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। अभ्यास है क्या? तो अभ्यास एक उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य इकाई लक्ष्य है। ठीक है, योग्य हवाई लक्ष्य, सॉरी, ये एक उच्च गति नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है, यानी हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा जिसे परीक्षण एवं अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइलों एवं अन्य पेलोड द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। अगला है, अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रुद्रम 1 का सफल परीक्षण। तो राजस्थान में भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। फिर ये क्या है? नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल, नेगरम बोल सकते हैं इसको, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो रुद्रम 1 क्या है? ये आपने याद रखना है, ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिशन में डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं, भारतीय वायुसेना की इकाइयों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मस्का, ठीक है, मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी जैसी गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रमाणन एजेंसियों ने भाग लिया है। रुद्रम जो है वो एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला है और यह मिसाइल विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित की गई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल ने इस मिसाइल के विकास में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। तो आपने बस याद रखना है कि रुद्रम 1 है क्या? तो ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, रुद्रम 2 का अभी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो 29 मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से रुद्रम 2 का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ये भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 विमान से किया गया। इस सफल परीक्षण के फलस्वरूप सशस्त्र बलों के लिए एक शक्ति गुणक यानी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में रुद्रम द्वितीय की भूमिका सुदृढ़ हुई है और रुद्रम द्वितीय एक स्वदेश विकसित ठोस प्रणोदक चालित मिसाइल है। ठीक है, और ये वायु से सतह यानी एयर टू सरफेस है। ये आपने याद रखना है रुद्रम 2 के बारे में, एयर टू सरफेस। अगला टॉपिक देखते हैं, फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति। तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है और इस प्रकार फिलीपींस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि हाल में भारत ने किस राष्ट्र को ब्रह्मोस की आपूर्ति की है? तो फिलीपींस को की है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, बाकी इसमें सब बकवास दिया है। बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मैसिनो स्ट्रोयनिया के मध्य एक संयुक्त उद्यम का परिणाम है और इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम से व्युत्पन्न है। यह मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी गति से उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, बस इतना याद रखना था। अगला क्या है? अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। तो 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण सामरिक बल कमान द्वारा संचालित किया गया है। अग्नि प्राइम
अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, ये आपने याद रखना है, सरफेस टू सरफेस अग्नि प्राइम। मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ठोस प्ररोधक युक्त द्विचरणीय मिसाइल है। ठीक है, ये हुआ इसमें। अगला देखते हैं FWD 200 भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV। तो बेंगलुरु कर्नाटक स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने FWD 200 यानी फ्लाइंग वेज डिफेंस 200 नामक एक मानव रहित विमान का अनावरण किया है। इस कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है। ठीक है, FWD 200 की नीत भार क्षमता कितनी है? 100 किलोग्राम है और इसे मध्यम ऊंचाई लंबे स्थापित लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला देखते हैं, पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे और अक्षय लॉन्च हो गए हैं। तो 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोत INS अग्रे और INS अक्षय को कोलकाता में लॉन्च किया गया है और ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के क्रमशः 5वें और 6ठे पोत हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, 2019 में रक्षा मंत्रालय एवं GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था और इस अनुबंध के तहत पहला जो एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अरनाला था। ठीक है, पहला क्या था? अरनाला था और अभी ये जो 8 में से 5वां 6ठा लॉन्च हुआ, ये क्या नाम है इनका? 5वें का नाम है INS अग्रे और 6ठे का नाम है अक्षय। ठीक है, आगे देखते हैं, मिशन दिव्यास्त्र के बारे में देख लेते हैं। 11 मार्च 2024 को DRDO ने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया और इस उड़ान परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। MRI प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, UK, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी में सफलतापूर्वक विकास किया है। पाकिस्तान ने भी MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अबाबील मिसाइल के विकास का दावा किया है जिसका परीक्षण वर्ष 2017 एवं 2023 में किया गया। तो ये जो अबाबील है मिसाइल, ये किसकी है? पाकिस्तान की। अग्नि 5 क्या है? ये एक त्रिचरणीय, ठीक है, 3 स्टेजेस प्रक्षेपास्त्र है और यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है। बात करते हैं MIRV प्रौद्योगिकी की। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो पहली परिचालित MIRV प्रणाली को तैनात करने का श्रेय USA को दिया जाता है और MIRV प्रौद्योगिकी किसी मिसाइल को एक साथ कई युद्ध शीर्षों को वहन करने और उन्हें किसी लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम बनाती है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये UPSC के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन UPSC में ही बनते हैं। इसके विपरीत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित मिसाइलें कई युद्ध शीर्षों को वहन कर सकती हैं जिनमें से प्रत्येक युद्ध शीर्ष को एक पृथक लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह एक जटिल प्रौद्योगिकी है जो सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल की विध्वंसक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। ठीक है, MIRV प्रौद्योगिकी से लैस कोई मिसाइल किसी देश की मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम होती है। अगला देखते हैं, प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस। तो भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित ASTDS क्या है? अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है। ओशन ग्रेस क्या है? ये एक 60 टग बोलार्ड पुल है। ठीक है, इसे केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। टग एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने में मदद हेतु डिजाइन किया गया है। तो ये रहा इसका यूज़। अगला क्या है? ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत देश में कार्य करने वाली सभी टग बोटों को मेथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले ग्रीन हाइब्रिड टग में बदला जाएगा। ठीक है, और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सभी टगों में से कम 50% को ग्रीन टग में परिवर्तित करना। अगला देखते हैं, KG परियोजना प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ। तो 2 मार्च 2024 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चा तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है,
स्वर्ण सिंधु नव उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलुरु स्थित मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पहुंचा। आपने बस ये याद रखना है कि 7 जनवरी 2024 को महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित KGDWN 98/2 ब्लॉक से पहली बार तेल का सफलतापूर्वक उत्पादन किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये है काम की चीज़। बाकी स्वर्ण सिंधु की बात करें तो इसका निर्माण 2010 में किया गया था और ये एक तेलवाहक पोत है। ठीक है, स्वर्ण सिंधु क्या है, ये एक तेलवाहक पोत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। टॉपिक है वी शोर एड्स का सफल उड़ान परीक्षण। तो DRDO द्वारा वी शोर एड्स के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए। ये परीक्षण सतह से संचालित किए जाने वाले एक सचल प्रक्षेपक से किए गए और वी शोर एड्स का पूर्ण रूप क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो बस इतना याद रखना है। और ये मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसे DRDO की एक प्रयोगशाला यथा अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इसके विकास में DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं एवं भारतीय उद्योग भागीदारों ने भी सहयोग किया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें मैनपैड्स की, तो मैनपैड्स का पूर्ण रूप है मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणालियाँ यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इन्हें मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली विमान रोधी मिसाइलों के नाम से भी जाना जाता है। आपने बॉर्डर मूवी में सन्नी देओल वाला सीन देखा होगा। ठीक है, मैनपैड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। ऐसी मिसाइलों को मात्र एक सैनिक द्वारा कहीं पर भी ले जाकर दागा जा सकता है। अगला टॉपिक है अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन हुआ है। तो मॉरिशस का अगालेगा द्वीप कहाँ है, मॉरिशस में। ठीक है, तो मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वर्ष 2015 में भारत एवं मॉरिशस के मध्य मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। काम की चीज़ यहाँ पर है कि मॉरिशस भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, और भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराना है। एक फैक्ट ये भी देख लीजिए कि 12 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड सेवाओं को लॉन्च किया था। ठीक है, UPI और रुपे जो कार्ड सेवाएं हैं ये मॉरिशस में लॉन्च हुई हैं। बाकी भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया है। अगला टॉपिक है समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। तो 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा समर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण पोखरण रेंज से किया गया है। ठीक है, इसके पूर्व 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलिएशन वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। तो समर क्या है, ये एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यह परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर किया गया है। और समर एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है। अगला देखते हैं, INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो 3 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम स्थित नौसैन्य पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS संधायक भारतीय नौसेना हेतु है और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ठीक है, किसके द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। और यह सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत निर्मित 4 पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। ठीक है, संधायक का अर्थ है विशेष खोज करने वाला। परियोजना के तहत निर्मित पोत, ये 4 पोत बनाए जाएंगे। इसमें INS संधायक पहला है। ठीक है, नौसेना में शामिल होने की डेट इसकी ये 3 फरवरी 2024 को ही अभी शामिल हुआ है। बाकी जलावतरण तिथि इन चारों की पहले हो चुकी हैं। पहला कौन सा है, INS संधायक। दूसरा कौन आएगा, INS निर्देशक। तीसरा आएगा INS इच्छक और चौथा आएगा INS संशोधक। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बात करें, INS निरूपक सेवा मुक्त हो गया है। तो विशाखापत्तनम स्थित नौसैन्य पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS निरूपक को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस सर्वेक्षण पोत को
सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो नाम याद रखना है INS निरूपक। ये एक सर्वेक्षण पोत था, सर्वे शिप थी, और 38 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। बस इतना ही याद रखना था। अगला टॉपिक देखते हैं, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान यानी UAV ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ है। DRDO द्वारा यह उड़ान परीक्षण कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया। इस मानव रहित विमान को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ठीक है, ये है क्या, तो यह उच्च गति वाला UAV जमीन पर स्थित रडारों, पायलट आदि की आवश्यकता के बगैर स्वायत्त लैंडिंग करने में सक्षम है। तो ये इसका यूज़ है। अगला टॉपिक है INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में एक समारोह में ये भारतीय नौसैनिक पोत है इम्फाल, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। यह पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। और गौरतलब है कि जो INS इम्फाल है ये प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। और इसके तहत 4 पोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से तीसरा कौन सा है, INS इम्फाल। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला था INS विशाखापत्तनम, दूसरा है INS मोरमागांव, तीसरा है INS इम्फाल और चौथा INS सूरत होगा जो नौसेना में शामिल होगा अगला। और इन चारों का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन कर रहा है, मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, ये इसका निर्माण कर रहा है। आगे देखते हैं प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो संपन्न किया है। प्रलय है क्या, तो ये एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की पेलोड वहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये आपने बस इतना याद रखना है। बाकी अब देखते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023-24, जहां से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, अब संस्करण तो छोड़ देते हैं, बाकी अगर भारत में हुआ होता है तो पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे अल नाज़ा, ठीक है, तो अल नाज़ा किसके किसके बीच में होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में अल नाज़ा, और ये कहाँ हुआ है, ओमान में आयोजित हुआ है। फिर है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कहाँ किसके साथ हुआ है, भारत और अमेरिका की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कहाँ, राजस्थान में आयोजित हुई है युद्ध अभ्यास। फिर है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है और ये श्रीलंका में आयोजित हुई है। आगे है मैत्री। ठीक है, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित होती है और ये थाईलैंड में इसका इस बार आयोजन हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स नाम से स्पष्ट है, जिमेक्स जो है भारत जापान, और ये कहाँ, जापान में आयोजित हुआ है और भारतीय नौसेना के INS शिवालिक द्वारा इसका प्रतिभाग इसमें लिया गया है। आगे तरकश की बात करें तो ये भारत अमेरिका के बीच में होता है तरकश, और ये कोलकाता में आयोजित हुआ। शक्ति की बात करें तो शक्ति किसके साथ होता है, भारत और फ्रांस के बीच में, और ये कहाँ, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ। अभ्यास डस्टिल्क, ये किसके किसके बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है डस्टिल्क, और ये 5वां संस्करण टर्मेज उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। सी डिफेंडर्स, ठीक है, सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। धर्म गार्जियन, ये पता ही है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है और इसका कहाँ हुआ है अभ्यास, ये राजस्थान में अभ्यास आयोजित हुआ। समुद्र लक्ष्मण की बात करें तो समुद्र लक्ष्मण किसके साथ हुआ है, भारत और मलेशिया के साथ विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। INS किल्तान द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। कटलैस एक्सप्रेस, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित हुआ। INS तीर द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। आगे देखते हैं लमितीय। ठीक है, लमितीय किसके किसके बीच में होता है, तो लमितीय होता है भारत और सेशल्स के बीच में। लमितीय किसके बीच में होता है, लमितीय होता है भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, और ये सेशल्स में आयोजित हुआ। IMT ट्राइलेट भारत मोजाम्बिक तंजानिया। ठीक है, ट्राइलेट 3 देशों के बीच में, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, और ये मोजाम्बिक में आयोजित हुआ। टाइगर ट्रम्प की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। फिर धर्म गार्जियन भारत एवं जापान, ठीक है, राजस्थान में आयोजित हुआ, ऊपर भी देखा हमने। शांति प्रयास फोर्थ, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांति स्थापना अभ्यास के लिए, और ये कहाँ आयोजित हुआ है, नेपाल में।
दोस्ती की बात करें तो दोस्ती का आयोजन हुआ है भारत मालदीव श्रीलंका में, ठीक है। दोस्ती का आयोजन हुआ है भारत मालदीव श्रीलंका में। 16वां संस्करण था, मालदीव में आयोजित हुआ। आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अभिनव द्वारा प्रतिभाग किया गया और बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था। सदा तंसीक, सदा तंसीक किसके किसके बीच में है? भारत और सऊदी अरब के बीच में है और इसका राजस्थान में आयोजन हुआ है। खंजर भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में और ये बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। साइक्लोन की बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ है? अंसांस मिस्र में साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित हुआ राजस्थान में। ये याद रखना, साइक्लोन भारत एवं मिस्र के बीच में, और अगर डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। अगला क्या है? डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो ये तीन जो है ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में है और कहाँ हुआ है? भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 MiG-29 जगुआर और C-130J आदि विमान शामिल हैं। कहाँ हुआ? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं है। अभ्यास अयुत्थाया, तो ये अयुत्थाया से था आ जाए तो थाईलैंड के बीच में, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। INS कुलिस ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। एक्स विनबैक्स, तो विनबैक्स से वी से याद आ जाएगा तो वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में इसका आयोजन होता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। ऑस्ट्रा हिंद नाम से स्पष्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। काजिंद, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, का से आए तो काजिंद कहाँ से आ जाएगा? कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद। फिर है बोंगो सागर, तो बोंगो सागर से बी से देख लीजिएगा, भारत एवं बांग्लादेश, ठीक है। बोंगो सागर भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति भारत एवं मलेशिया, हरिमाऊ शक्ति भारत एवं मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे है सिम्बेक्स, आगे है सिम्बेक्स भारत एवं सिंगापुर के मध्य। फिर है मालाबार, तो मालाबार बहुराष्ट्रीय है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका, यानी कह सकते हैं जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके मध्य ये होता है मालाबार, ठीक है। तो ये आपने कुल मिला के याद रखना है। बाकी यार ये है कि अब जो वैज्ञानिक परिदृश्य है तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें हमने खत्म कर लिया है। बाकी अब जो इसमें जो चर्चित व्यक्तित्व वगैरह बचेंगे उन्हें हम टेलीग्राम चैनल पे एज अ क्विज कवर कर लेंगे। बाद में जैसे मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य कवर किए हैं, जब अपडेटेड आ जाएगी लगभग 35 दिन की जो अपडेटेड आएगी तो उसमें सिर्फ मैं अपडेटेड सेगमेंट ही कवर करूँगा और उसके अलावा घटना सार कवर करूँगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा जैसे स्पोर्ट्स बच जाएगा, अवार्ड वगैरह बच जाएंगे तो उसके लिए फुल वीडियो बना दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए नए वीडियो का मज़ा लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।